मैं जब भी स्टॉक्स को चूज करता हूं, सेक्टर्स को चूज करता हूं, तो मेरा एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क होता है। तो आज की वीडियो में मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क। तो आप एबी डिविलियर्स पे फोकस नहीं करेंगे कि वो प्लेयर बहुत अच्छा है। भाई अगर प्लेयर कितना भी अच्छा हो, अगर टीम का फॉर्म ठीक नहीं होगा तो फिर आपका प्लेयर वर्ल्ड कप कैसे हाथ में पकड़ेगा। लेकिन सवाल यही आता है कि इस साइकिल को पता कैसे लगाया जाए, सेक्टर मूवमेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अब देखिए एक और चीज, बहुत दूरदृष्टि की बात करूं, वॉरेन बफे जैसे पैसे बनाने, तो मैं आपको एक सोचने का एंगल देता हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कितनी दूर तक की सोची जा सकती है कि आप और आपके बच्चे आराम से बैठ करके साथ पुश्तें बैठ करके खा सकें। ये कोई मजाक की बातें नहीं है, लोगों ने किया है ये काम। अब आपको मालूम है कि इंडिया का जो एवरेज एज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और आने वाले 30 सालों में आपको पता है एवरेज एज बढ़ के 50 साल हो जाएगी। मतलब आने वाले 30 सालों में जो अभी एवरेज एज 33, 34, 35 के आसपास में बताई जाती है, अभी सेंसस होगा तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या है, लेकिन अभी आने वाले 30 सालों में फिर ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50, 53, 55 ईयर्स मतलब एजिंग पॉपुलेशन होगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले 20 सालों में जो फार्मा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, जैसे यूएस में कितनी एक्सपेंडिचर होती है, अगर कोई यूएस में बीमार पड़ गया तो समझो उसके वांदे लग गए, क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा खर्चीला है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि एक पीरियड वहां पे भी आया था ऐसा जब वहां पे भी एजिंग पॉपुलेशन थी, फिर ये साइकिल फिर डाउन टर्न हुआ, फिर अप टर्न हुआ, ऐसा 2-3 बार हो गया वहां पे। और जब जब ये अप टर्न हुआ उसमें हेल्थ केयर की सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ गया, फिर ये डाउन टर्न के बाद फिर अप टर्न आया, फिर बढ़ गया। इंडिया में भी वही होगा। आज आपको हेल्थ केयर सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन ये स्काई रॉकेट करेगा। और इस सेक्टर में आप देखिए यूएस में कितने रिटर्न्स आए हैं, पता है कितने रिटर्न्स हैं? 12,000% के रिटर्न्स हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, जरा चेक करिए। सिमिलरली अगर 20-30 साल की बात करें तो इंडिया में भी वही चीज हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, थर्सडे आ चुका है और मैं भी आ चुका हूं आपके साथ, और ये वीडियो मेरा दावा है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। ये बिल्कुल उसी तरह की वीडियो है, उसी तरह का नॉलेज है जैसा स्टॉक मार्केट मास्टर कोर्स में आप में से मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने उसे सराहा और उसे शेयर किया और उसे 12 घंटे की जो मास्टर कोर्स है उसे पूरा देखा। आज हम देखने वाले हैं कि हम जिस सेक्टर में जिस स्टॉक को लेने वाले हैं, क्या वो स्टॉक अभी लेने लायक है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे स्टॉक लेते ही वो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाए। हमें ये इंश्योर करना है कि हम जब भी एंट्रीज ले रहे हैं तो सेफ एंट्रीज हो। देखिए स्टॉक मार्केट को सिंपल सी बात है, नोबडी कैन टाइम, कोई नहीं बता सकता कब बढ़ेगा कब नीचे होगा, लेकिन हम सही तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, और यही होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, मतलब जब लहरें उफान में होती हैं तो सारी नावें जो होती हैं वो सब उड़ जाती हैं। तो ऐसे ही जब मार्केट ऊपर होता है तो हर स्टॉक हरा हरा दिखता है, लेकिन किसी ऐसा दिन जिस दिन मार्केट डाउन जाता है उस दिन आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। देखिए जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, इन्फोसिस का, टाटा मोटर्स का, टाटा कंज्यूमर्स का, जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हैं वो एक पेड़ की तरह है, और जो सेक्टर है वो मिट्टी की तरह है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो आप ही बताइए क्या पेड़ उग पाएगा क्या? तो आज की इस शानदार वीडियो में मैं अपने फादर के मोर देन 33 इयर्स का एक्सपीरियंस और अपना मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं जब भी स्टॉक्स को चूज करता हूं, सेक्टर्स को चूज करता हूं, तो मेरा एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क होता है। तो आज की वीडियो में मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क। अब मैं रिस्क लेके एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपने वीडियो देखी है और आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट्स हैं और हाई लेवल पे हैं अभी, और आपके पोर्टफोलियोज में कुछ स्टॉक्स हैं, रेगुलर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो तभी ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, तो बीच में अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे थे वो ड्रॉप कर देते हैं तो यूट्यूब अपनी रीच जो है वो कम कर देता है, ये एल्गोरिथम है इसका। तो चलिए देख लेंगे, जो होगा सो होगा। मेरा काम है आपको सही एडवाइस देना। जो भी बिगिनर्स हैं वो लोग सीधा 12 आवर की मास्टर कोर्स पहले कंप्लीट करिए, बहुत अच्छे से उसको देखिए, समझिए, तो बिगिनर से आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है
और वर्ल्ड कप में आपको एक टीम चुननी है, तो आप उस ओवरऑल टीम को चुनेंगे जिसका फॉर्म अच्छा चल रहा है। सपोज भारत का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है तो हम भारत को चुनेंगे। बट अगर मान लो आपका फेवरेट प्लेयर फॉर एग्जांपल AB डिविलियर्स है, अब वो AB डिविलियर्स तो भारत के लिए नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप में, तो आप AB डिविलियर्स पे फोकस नहीं करेंगे कि वो प्लेयर बहुत अच्छा है। भाई अगर प्लेयर कितना भी अच्छा हो, अगर टीम का फॉर्म ठीक नहीं होगा तो फिर आपका प्लेयर वर्ल्ड कप कैसे हाथ में पकड़ेगा। बस इसी एनालॉजी को हम लोग सेक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर्स आर लाइक द टीम एंड द स्टॉक्स आर लाइक द प्लेयर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक XIAS ऑफिसर और मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ दो चीज़ों में, वो है पढ़ाना UPSC के एस्पिरेंट्स को और दूसरा फाइनेंस। तो ये दोनों काम मैं करता हूँ, मेरे बस दो ही पैशन है, यही दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। आइए इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। 1999-2000 में जब IT स्टॉक्स एकदम अपने बूम पर थे तो उस समय वो जो रिटर्न्स देते थे, ईयरली रिटर्न्स दिया करते थे उस समय 70% 80% IT के स्टॉक्स। उस समय वो लोग जो लेट एंट्री लिए और उसके बाद फिर वो जो IT स्टॉक्स क्रैश कर गए तो उन बेचारों का क्या हुआ। फिर कंपनीज बहुत अच्छी थी बट सेक्टर ही क्रैश कर गया। That's what I am trying to say। आप इंडिया का मार्केट हिस्टोरिकली उठा करके देखिए, हर बुल मार्केट में, हर बियर मार्केट में किसी न किसी सेक्टर का रोल जरूर होता है, या तो मल्टीपल सेक्टर्स का रोल होता है। मतलब अगर बुल मार्केट है तो भी कोई सेक्टर होगा जो बढ़ रहा होगा बहुत तेजी से, उसकी वजह से बुल मार्केट क्रिएट हुआ होगा, या फिर एक बेयर मार्केट होगा तो ऐसे में तब भी एक सेक्टर होगा या एक दो सेक्टर होंगे जो कि बेयर की गिरफ्त में होंगे। देखिए 2003 से 2007 में रियल एस्टेट का बूम हुआ था, जबरदस्त। कैपिटल गुड्स झंडे गाड़ रहे थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमिकल बूम जो हो रहा था उसने इसे बूस्ट किया था। लेकिन 2008 में जो जबरदस्त क्रैश हुआ, और सोचिए 2007 में ही किसी ने एंट्री ली होगी रियल एस्टेट के स्टॉक्स में या कैपिटल गुड्स के, मशीनरीज के स्टॉक में, उनका तो दिवालिया घोषित हो गया होगा। लेकिन जिन्होंने FMCG, फार्मा इनमें किया होगा उन्होंने बेटर होल्ड किया। रियल एस्टेट ने क्रैश किया है मोर देन 90%, लेकिन FMCG क्रैश किया है जस्ट 40 से 45% इन 2008। सिमिलरली जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो 2014 से 2017 के बीच में जबरदस्त स्टॉक मार्केट में बूम आया था, और उसी समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़े थे तो दोबारा से रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इस इंडस्ट्री ने बूम पैदा किया था। 2020-21 आते ही कोविड आ गया और यही इंडस्ट्री फिर से धड़ाम नीचे आ गई, लेकिन फिर से फार्मा FMCG ने होल्ड कर लिया। तो ये होता है, ये सेक्टोरल मूवमेंट हो रहा है मेरे दोस्त। सेक्टर टाइमिंग एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि अगर आप सही टाइमिंग पे सेक्टर्स में एंट्री लेते हैं तो आप उस बुल रन का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा फोरकास्टर होने की जरूरत है, थोड़ा दूरदृष्टि रखने की जरूरत है। लेकिन सवाल यही आता है कि इस साइकिल को पता कैसे लगाया जाए, सेक्टर मूवमेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। जब आपकी टाइमिंग सही रहती है तो शायद आपका स्टॉक पिकिंग में भी एवरेज हो, बहुत अच्छा स्टॉक ना हो, बट फिर भी टाइमिंग अच्छी होने के चलते आप कई बार अपने पोर्टफोलियो में देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो फिर भी ग्रीन। अब मैं अपना 3 स्टेप फ्रेमवर्क आपसे शेयर करना चाहता हूं, बट ये बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए, आपके फायदे की बात है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो स्टॉक मार्केट का बैच नंबर 14 है, इसको ज्वाइन करने से पहले आपको वो 12 घंटे की जो यूट्यूब में कोर्स डली हुई है उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ऊपर आ भी रही होगी, आई बटन में क्लिक करके देखिए। उसको कंप्लीट करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों, मतलब मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली लाइव पढ़ाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले वो 12 घंटे की स्टॉक मार्केट मास्टर कोर्स पहले देखिए, क्योंकि वो बिगिनर लेवल है। हम लोग हमारे जो कोर्स है उसमें इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। उसके अलावा आपके पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता। जो मैं लाइव पढ़ाता हूं, अपना समय दे करके आपको सिखाता हूं, आपके क्वेरीज, आपके डाउट सब कुछ रिजॉल्व करता हूं, वो चीज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच 14 मात्र सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर, 1 हफ्ता भी अगर आप, डिपेंडिंग ऑन वीडियो आप कब देख रहे हैं, 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जल्दी एक्शन लीजिए। 8768-876-876 और मेरी गारंटी है इससे बढ़िया कोर्स आपने कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। सही बता रहा हूं। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन इस पे एक्ट जरूर करिए। कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरा फ्रेमवर्क। स्टेप 1, डिमांड साइकिल, यानी कि मांग का चक्र। सबसे पहले डिमांड डायनामिक्स समझिए। हर सेक्टर का अपना एक डिमांड साइकिल होता है, तो आइडेंटिफाई करिए कि क्या उस सेक्टर की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का अब अप ट्रेंड आ गया है या अब डाउन ट्रेंड आ गया है। जब आपको दिख रहा है कि TCS ने 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया है, धीरे धीरे बाकी और भी कंपनीज थोड़ा थोड़ा फायरिंग कर रही है,
उसके बाद भी आप ये सोच के कर रहे हैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट कि ये बढ़ेगा, बट आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट द ट्रेट ऑफ अ वाइज इन्वेस्टर। अब जैसे 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने जीएसटी कम किया है 2 व्हीलर्स पे, देखते ही देखते देखिए मारुति के भी, और क्योंकि गाड़ियों पे भी हुआ है थोड़ा बहुत, हो सकता है वो भी आएगा, और इस पे 2 व्हीलर्स पे तो हो गया। तो ऐसे में देखिए ना, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति के स्टॉक्स बढ़ गए, बजाज ऑटो इनके स्टॉक्स बढ़ गए। मतलब अब आपको क्या समझ में आया कि अभी आने वाले टाइम तक जितने लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें गाड़ियां लेनी है, अब वो ये सोच रहे होंगे कि भैया अब ये मोदी जी हो सकता है कि अभी तो तोहफा दिए दिवाली तक का, क्या पता दिवाली के बाद ये डिसीजन रिवर्ट हो जाए, नोबडी नोज। तो वो अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे कि अभी सब कुछ छोड़ के ना पहले गाड़ी ले लेते हैं। उसका मार्केट में कुछ लोगों ने पहले से इंपैक्ट देखा, ऑपरेटर्स ने इंपैक्ट देखा। हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां 7-7%, 8-8%, बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो इतना बढ़ गई। ये है दूरदृष्टि। ये ऑपरेटर्स जो म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते हैं उनकी वजह से इतना मूवमेंट होता है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये इतना ज्यादा मूवमेंट देखा जाता है। सिमिलरली जैसे मान लो बारिश अच्छी हुई है तो ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऐसे में मशीनरी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, तो वो फार्मर्स अब सोचेंगे कि अब यार वो टाइम आ चुका है, अब वो ट्रैक्टर लेने का है। सेल्स बढ़ने से उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आपको ये देखना है कि आने वाले, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 5-10 सालों में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। अगर आपको ये लगता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ होगी, फिर चुनिए उनकी बेस्ट कंपनियों को और एंट्री लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इन मार्केट न्यूज के हिसाब से थोड़ा सा देखिए कि किस चीज की डिमांड बेहतर होने वाली है अगले आने वाले टाइम में, उसके हिसाब से एंट्री लीजिए। अब देखिए एक और चीज, बहुत दूरदृष्टि की बात करूं, वॉरेन बफे जैसे पैसे बनाने, तो मैं आपको एक सोचने का एंगल देता हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कितनी दूर तक की सोची जा सकती है कि आप और आपके बच्चे आराम से बैठ करके साथ पुश्ते बैठ करके खा सकें। ये कोई मजाक की बातें नहीं है, लोगों ने किया है ये काम। अब आपको मालूम है कि इंडिया का जो एवरेज एज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और आने वाले 30 सालों में आपको पता है एवरेज एज बढ़ के 50 साल हो जाएगी। मतलब आने वाले 30 सालों में जो अभी एवरेज एज 33, 34, 35 के आसपास में बताई जाती है, अभी सेंसस होगा तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या है, लेकिन अभी आने वाले 30 सालों में फिर ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50, 53, 55 ईयर्स, मतलब एजिंग पॉपुलेशन होगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले 20 सालों में जो फार्मा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, जैसे यूएस में कितनी एक्सपेंडिचर होती है, अगर कोई यूएस में बीमार पड़ गया तो समझो उसके वांदे लग गए, क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा खर्चीला है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि एक पीरियड वहां पे भी आया था ऐसा जब वहां पे भी एजिंग पॉपुलेशन थी, फिर ये साइकिल फिर डाउन टर्न हुआ, फिर अप टर्न हुआ, ऐसा 2-3 बार हो गया वहां पे। और जब ये अप टर्न हुआ उसमें हेल्थ केयर की सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ गया, फिर ये डाउन टर्न के बाद फिर अप टर्न आया, फिर बढ़ गया। इंडिया में भी वही होगा। आज आपको हेल्थ केयर सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन ये स्काई रॉकेट करेगा। और इस सेक्टर में आप देखिए यूएस में कितने रिटर्न्स आए हैं, पता है कितने रिटर्न्स हैं? 12,000% के रिटर्न्स हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जरा चेक करिए। सिमिलरली अगर 20-30 साल की बात करें तो इंडिया में भी वही चीज हो सकती है। तो भाई इसीलिए बोलते हैं दूर की सोचिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लंबे पैसे बनाने हैं तो फिर दूर की सोचना जरूरी है। कुछ टाइम पहले लोग बोलते थे क्रिप्टो में पैसे क्यों लगाते हो, क्रिप्टो में क्यों लगाते हो। मैंने एक छोटा सा सिंपल सा कोर्स बनाया था, सिर्फ 1 रुपए में मैंने दिया था, वो था क्रिप्टो करेंसी का। और उसको जिन लोगों ने देखा उन्होंने समझा कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। और ये अभी की बात नहीं है, 2020 की बात है। 2020 में जब मैंने कोर्स बनाया था क्रिप्टो करेंसी वाला, सिर्फ 1 रुपए में, कि आप सीखिए बस, दैट्स इट, बस सीख जाओ आप। तो वो कोर्स में करीब मान लो आई थिंक 50-60,000, उस समय मैं बहुत वीडियोस बनाता था, तो 50-60,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट दैट टाइम इन 1 रुपी। मेरे को बस ये था कि बताना लोगों को कि क्यों ये फ्यूचर है। और आप देख रहे हैं आज बिटकॉइन जो है 1 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो पहला स्टेप मेरे लिए तो हमेशा से यही रहा है कि अपनी आंखें, कान और अपने सेंसेस खुले रखना। जो हम देख रहे हैं होते हुए, जो हमारे सेंसेस बोल रहे हैं, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम देख पा रहे हैं, वो चीज हो रही है। और आने वाले 10-20 सालों में जो किसी और देश में ऑलरेडी हो चुका है, यहां भी तो हो सकता है। इंडिया इज नो डिफरेंट, इट इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इनसाइड दिस वर्ल्ड ओनली। तो आई होप आप मेरा पहला स्टेप समझ गए। अब मैं आता हूं अपने दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है वैल्यूएशन रिलेटिव टू हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की तुलना में मूल्यांकन। तो आपको वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्लीज पिछली वीडियो को भी देखिएगा, जहां पे मैंने बेंजामिन ग्राहम साहब की जो वैल्यू इन्वेस्टिंग
और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया वीडियो के एंड के 5 मिनट। वीडियो वैसे 22 मिनट की है, आप एंड के 5-6 मिनट्स बस देखिए, वहीं पे वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको जरा चेक जरूर करिएगा। तो कोई सेक्टर आज की डेट में कितना महंगा या कितना सस्ता चल रहा है हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में, इसका एनालिसिस आपको ये बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस सेक्टर को लोग, मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको कितना पसंद कर रहे हैं या उससे कितना दूर भाग रहे हैं। मुझे ना एक कोट याद आ रहा है उन्हीं बेंजामिन ग्राहम साहब का कि इन अ स्टॉक मार्केट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। तो हमें प्राइस आज की डेट में जो दिख रही है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हमें किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना आना चाहिए जो उसकी फेयर वैल्यू भी कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर स्टोरी बहुत बढ़िया है, विजन बहुत अच्छा है, स्टॉक्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन शेयर मार्केट ने ऑलरेडी उसे ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है। ऐसे सेक्टर से दूर रहिए। भले ही आपको लगे कि हाँ यार ये तो चल ही रहा है, तो फ्यूचर है, ये तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो ओवर वैल्यूड हो चुका है उसमें एंट्री लेने का मतलब नहीं है। आपको आगे का सोचना है। नए नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, जो स्टॉक्स चल रहे होते हैं, क्विक पैसे बनाने के चक्कर में उन्हीं स्टॉक्स में कूद जाते हैं और पेशेंस की कमी की वजह से अपने पैसे खो बैठते हैं। और यही तो कहते हैं वॉरेन बफे साहब कि स्टॉक मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम एन इम्पेशेंट इन्वेस्टर टू अ पेशेंट इन्वेस्टर। फिर से वही बात है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना है, सीखना है, कैसे फेयर वैल्यूज ऑफ स्टॉक्स निकालते हैं, सेक्टर मूवमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आई टीच पर्सनली इन माय स्टॉक मार्केट क्लास इन बैच 14 सितंबर 1। वहां पे मैं आपको अपना पर्सनल समय देता हूं, इसीलिए वो बैच जो है वो पेड बैच होती है। जैसे आप अमेजॉन में सेल होती है, फ्लिपकार्ट में सेल होती है, तो सेल के टाइम पे आप सोचते हैं कि चलो अब ये खरीद लेते हैं। ये सेल स्टॉक मार्केट में भी लगती रहती है। ये कभी स्टॉक मार्केट अनाउंस नहीं करता कि देखो देखो सेल आ गई है, सेल आ गई है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और चुपके से ऑपरेटर्स उस सेल में खरीद लेते हैं और उन लोगों का फायदा उठाते हैं जो सेल मिस करके बाद में जब प्राइस बढ़ता है तब खरीदते हैं। तो सेकंड स्टेप ये है कि फेयर वैल्यू पता लगाना, किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना, जल्दबाजी नहीं करना, पेशेंस के साथ एंट्री लेकर के इंतजार करना, ताकि थोड़े दिनों में आपको उसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। और स्टेप 3 जो मैं देखता हूं वो होता है ब्रॉड पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पीटर लिंच ने एक बार मजाक में एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इफ यू स्पेंड मोर देन 13 मिनट्स इन एनालाइजिंग अ स्टॉक देन यू हैव वेस्टेड 10 मिनट्स। मतलब किसी भी स्टॉक या सेक्टर को समझने के लिए 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं चाहिए। उन 3 मिनटों में 1 मिनट तो आपको सिर्फ ये समझने के लिए चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा मिनट चाहिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, और तीसरा मिनट चाहिए उसके चार्ट पैटर्न को देख करके एंट्री पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन ये सब चीजें करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं जीतने की और अपने पोर्टफोलियो को पूरा लाल रंग करने से बचाते हैं। तो पॉलिसी टेलविंड्स का मतलब क्या है? जैसे डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट कहती है मेक इन इंडिया, मोदी जी बहुत स्ट्रांगली कहते हैं मेक इन इंडिया इस बारे में, है ना। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पे देखिए, आप बढ़त देखिए, पी रेशो कितना बढ़ चुका है, वो 100 के पार भी चला गया है किसी किसी कंपनी का, जैसे BEL वगैरह का। मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स देखिए, RBI जब रेट कट करता है तो ऐसे में क्या होता है, जब रेट कट होता है तो FD आप नहीं कराते, फिर FD में आपको इंटरेस्ट सफिशिएंट मिलता नहीं है तो आप खर्च करना शुरू कर देते हैं। आपको लोन सस्ते में मिलती है, बैंकों से लोन आपको सस्ते मिल जाता है तो आप खर्च करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में सिस्टम में पैसा बढ़ने लग जाता है। ऐसे में FMCG कंपनियां होती हैं वो ट्रेंड करने लग जाती हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, AC वगैरह लोग लगाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें प्रमोट करती हैं। तो RBI ने रेट कट किया तो उसमें से क्या क्या हो सकता है, RBI ने रेट बढ़ाया तो उससे क्या हो सकता है। इन चीजों का इंपैक्ट जो है ना ऑपरेटर्स को मालूम है, बिकॉज दे स्टडी फाइनेंस। आप भी सीखिए इन सब चीजों को और सही पोजीशंस पे एंट्री लेने का काम करिए। इसी तरह क्रूड ऑयल प्राइसेस भी मैटर करती हैं। अगर मान लो विश्व में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ऐसे में एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज हैं जैसे ONGC, IOC, है ना, BPCL, HPCL, इनके मुनाफे बढ़ते जाएंगे और ऐसे में इनका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर जो ऑयल पे बेस्ड कंपनीज है जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, इन सब पे प्रेशर आएगा कि भाई इनके प्रोडक्ट्स महंगे
महंगे हो जाएंगे, अब लोग जो है वो ये खरीद नहीं पाएंगे। पेट्रोल तो देखो सबको खरीदना ही पड़ेगा, लोग आना जाना तो करेंगे ही, तो पेट्रोल वाली कंपनियों में मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसी जो कंपनीज होंगी उनमें मुनाफा जो है वो कम होने लगेगा, क्योंकि लोग अब आप रंगाई पुताई कराना चाहते हो तो कुछ लोग होंगे जो लोग को लगेगा कि अरे यार पेंट बहुत महंगा हो गया, चलो एक काम करता हूं मैं, या तो चीप पेंट से काम चला लेता हूं या फिर फॉर एग्जांपल अगले साल करा लूंगा। तो ये ना माय डियर्स, ये वेदर रिपोर्ट्स की तरह है। जैसे वेदर रिपोर्ट्स हमें बताते हैं ना, फोरकास्टिंग करते हैं, तो ये उसी तरीके से ये फोरकास्टिंग करने का तरीका है। तो रेगुलेटरी चेंजेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब रेरा एक्ट आया था तो उसमें बहुत सारी कंपनियां जो रेरा कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी, धुल गई, मार्केट से निकल गई। आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन जो कंपनीज ने कंप्लाई किया वो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी उन्होंने दे दिए। तो जो स्टेप 3 है, इट्स लाइक चेकिंग द विंड डायरेक्शन, की हवा किस ओर चल रही है। और एक थंब रूल याद रखिए, जिस तरफ न्यूज है उस तरफ तो हवा नहीं चल रही होती है, क्योंकि न्यूज में जो चीजें आती हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। ऑपरेटर्स अपना गेम उसके पहले ही खेल चुके होते हैं। अब अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले थर्सडे में आपको हर एक सेक्टर, 9 सेक्टर्स हैं, मैं अभी आपको गिना दे रहा हूं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। FMCG कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। तीसरा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। IT एंड टेक्नोलॉजी कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। डिफेंस कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। एनर्जी एंड ऑयल, गैस एंड पावर कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। और ग्रीन एनर्जी में भी बात करेंगे, और ये प्रैक्टिकल टूल्स की बात करेंगे, सेक्टर इन्वेस्टिंग और टाइमिंग वगैरह की। तो बहुत बढ़िया से अगला वीडियो के लिए तो मैं एम सो एक्साइटेड। दोनों वीडियो एक तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 है। कंटिन्यूएशन में पूरी थर्सडे की सीरीज को देखिए, इत्मीनान से देखिए। आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली जरूर से बताइए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और तीनों स्टेप्स लिख लीजिए हमेशा, जब भी कभी स्टॉक पिकिंग करेंगे आप इन 3 स्टेप्स का पालन करेंगे जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। और सीखने के लिए और जानने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए 8768876876। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वंस क्लोज्ड। एक बार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर एडमिशन जो है वो नहीं होता है कुछ महीनों तक, जब तक नई बैच आ जाए। अब नई बैच कब आती है वो डिपेंड करता है। ये बैच जो 2 महीने की है वो तो चलेगी उसके बाद ही, क्योंकि पैरेलली नहीं चलाता मैं, हमेशा मैं एक बैच पे एक टाइम पे फोकस करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ, मुझे ही पढ़ाना है। आई डोंट एम्प्लॉय अदर पीपल टू टीच, इसीलिए आई हैव टू गिव माई पर्सनल टाइम, इसलिए एक बार में सिर्फ एक बैच। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सिविल बीइंग्स यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नॉलेज।